ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियोस में हमने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक दूध पिएं तो इस तरह सुनी। वीडियो शुरू करने के पहले बता दूं कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रही थी। पुराने समय में प्रायः सभी घरों में गाय पाली जाती थी। उस वक्त गौ को वास्तव में गौ माता का स्थान दिया जाता था, बहुत प्रेम से सेवा की जाती थी। पर आज हालात बदल गए हैं। सिर्फ बड़े बड़े डेयरी फार्म हाउस में ही गाय पाली जाती हैं। आज जितनी गाय है नहीं, उससे ज्यादा दूध की डिमांड है, मांग है। इसलिए वर्तमान समय में इंसान पैसा बनाने के लिए गायों का बुरा हाल कर रहे हैं। बड़े बेरहमी से उनका शोषण किया जा रहा है। जिस गाय को कभी वास्तव में माँ का दर्जा दिया जाता था, आज उसको ऐसे स्थान में रखा जा रहा है जहाँ ताज़ी हवा नहीं है। उसे हिलने डुलने के भी ज्यादा जगह नहीं रहती। उसे प्लास्टिक और कूड़ा घर में पेट भरने के लिए छोड़ दिया जाता है। डेयरी फार्मिंग के नाम पर हर साल लाखों गायों और उनके बछड़ों का असहनीय मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। कहने का अर्थ ये नहीं है कि हर डेयरी में ये सारे पशुपालक ऐसा ही करते हैं, पर इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उस प्रकार का गाय भैंस का उत्पीड़न बहुत जगह आज हो रहा है। और हम सभी को ये पता होना चाहिए कि कितनी ही जगह एक गिलास दूध के लिए इन मूक पशुओं के साथ कितनी क्रूरता की जाती है। और जिस दूध को हम पौष्टिक समझकर पीते हैं, उस दूध के हर घूंट में ग्रोथ हार्मोन्स, फैट, कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी उत्पन्न करने वाला प्रोटीन, खून, मवाद, एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया व वायरस मौजूद हो सकता है। बढ़ती हुई दूध की मांग को पूरा करने के लिए गायों और भैंसों को तब तक कृत्रिम गर्भाधान और प्रसव के भयानक चक्र में मजबूर किया जाता है जब तक कि वो दूध का उत्पादन कर सकते हैं। एक गाय को लगातार दूध देते रहने के लिए हर साल एक बच्चे को जन्म देना पड़ता है। दूध की सप्लाई जारी रखने के लिए गायों को, भैंसों को बार बार कृत्रिम तरीके से गर्भवती किया जाता है। उन्हें स्टेरॉइड व एंटीबायोटिक देकर गर्भ धारण करवाया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में शुक्राणु एकत्र करना, उसे प्रोसेस या संसाधित करना और फिर गर्भाधान के उद्देश्य से उसे एक स्पेशल उपकरण, जिसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन कहते हैं, उसकी सहायता से गाय के गर्भाशय में डालना शामिल है। ये प्रक्रिया कभी कभी ऐसे लोगों द्वारा भी की जाती है जो अप्रशिक्षित होते हैं और जो अक्सर अपने नंगे साबुन वाले हाथों को जानवरों के गर्भाशय में डाल देते हैं। इससे गायों को अत्यधिक दर्द होता है और वे संभावित संक्रमणों और बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं। वैसे तो गाय एक दिन में केवल उतना ही दूध देती है जितने में उसके बच्चे का पेट भर सके, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार जेनेटिकली छेड़छाड़ कर एंटीबायोटिक्स व गो जातीय विकास हार्मोन BGH की मदद से गायों का प्रतिदिन करीब 23 किलो दूध निकाला जाता है। यानी एक गाय से साल भर में करीब 8000 किलोग्राम दूध अप्राकृतिक रूप से निकाला जाता है। हार्मोन्स गायों की सेहत पर बहुत गंभीर प्रभाव डालते हैं और इसके चलते उनके नवजात जन्मजात गुणदोष के शिकार भी हो जाते हैं। BGH हार्मोन इंसानों के लिए भी स्तन व गले, ब्रेस्ट एंड थ्रोट कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गायों को ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्शन, जो कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, की बड़ी खुराक दी जाती है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि ये ड्रग समय के साथ गायों की प्रजनन क्षमता को कम कर देती है और अंततः उन्हें बांझ बना देती है। ये ड्रग उनकी सेहत के लिए खराब है और उनकी आयु को भी कम करती है। रिसर्च में पता चला है कि ऑक्सीटोसिन से दूषित दूध के सेवन से इंसानों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। बच्चों में युवावस्था की शुरुआत,
लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत बहुत जल्दी हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 82% पशुपालक ऑक्सीटोसिन का उपयोग कर रहे थे। आजकल पशुओं को धोने के लिए दुग्ध मशीनों का उपयोग करना भी एक आम बात होती जा रही है। दिन में कई बार बिजली से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल कर गायों का दूध निकाला जाता है, जिससे कई बार बिजली के झटके लगने की वजह से थनों में सूजन और दर्दनाक घाव हो जाते हैं। इसके अलावा मशीन से दूध निकालने के कारण गाय के स्तन कठोर और भारी हो जाते हैं और खिंचते खिंचते कई बार जमीन तक पहुंच जाते हैं। इन मशीनों को कई जगह कीटाणु रहित या स्टेरिलाइज नहीं किया जाता है और अनहाइजेनिक कंडीशंस या अस्वच्छता के कारण भी गाय भैंसों के थनों में दर्दनाक सूजन हो जाती है। इस सूजन को मैस्टाइटिस कहा जाता है। हिंदी में इसे थनैला बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए गायों और भैंसों को एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं, जो दूध में घुल जाती हैं और मनुष्यों में एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध या रेजिस्टेंस पैदा कर सकती हैं। यानी कि अगर हम बीमारी में डॉक्टर की दी हुई एंटीबायोटिक लेंगे तो उसका असर हम पर नहीं होगा। गायों की औसत प्राकृतिक आयु 20 से 25 साल की होती है, जिसमें से 8-9 साल वो दूध देती है। लेकिन डेयरी फार्मों में उन पर पड़ने वाले दबाव की वजह से उनके शरीर में बहुत जल्दी कई तरह की बीमारियां घर कर लेती हैं। नतीजन 8 से 9 साल डेयरी के काम आने वाली गाय केवल 4 से 5 सालों में ही डेयरी उद्योग के लिए बेकार हो जाती है और जहां गौ मांस खाया जाता है वहां कसाई खानों में कत्ल कर दी जाती हैं। बेहद सौम्य और स्नेहशील होने के कारण गाय एक दूसरे के साथ, खास तौर पर अपने बच्चों के साथ, इंसानों की ही भांति बहुत जल्दी मार्मिक संबंध स्थापित कर लेती हैं। हालांकि उन्हें ये मात्र प्रेम दिखाने का ज्यादा समय नहीं मिलता। गाय के बछड़े को उसके जन्म के 1 या 2 दिन बाद ही और कहीं कहीं तो पैदा होने के कुछ घंटे में ही उसकी मां से अलग कर दिया जाता है, जबकि प्राकृतिक नियम के अनुसार बछड़े कई महीनों तक अपनी मां से अलग नहीं होते। गाय को भी अपने बच्चे से खासा लगाव होता है। ऐसे में जब बछड़े को गाय से अलग किया जाता है तो वो गहरे तनाव में आकर पागलों की तरह रंभाने लगती है। अपनी मां से अलग हुआ बच्चा भी बेहद डरा रहता है। इस परिस्थिति को अगर ठीक से संभाला जाए तो भी मां और बछड़े का ये अलगाव दोनों के लिए असहनीय होता है। मां बनी गाय को मुनाफा कमाने के लिए दूध निकालने वाले झुंड में शामिल कर दिया जाता है और अपने उपयोग के लिए इंसान बछड़े के हिस्से के दूध को छीन लेते हैं। आप में से जिन लोगों ने चेतना की शिखर यात्रा पढ़ी या सुनी होगी उन्हें याद होगा कि किस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव जब बाल्यावस्था में थे तो उन्होंने दूध पीने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे गाय के बच्चे का हक छीन रहे हैं। तब उनके घर वालों ने ये व्यवस्था की थी कि पहले बच्चा भरपेट दूध पिएगा, इसके बाद जो बचता था वो घर के उपयोग के लिए रखा जाएगा। पर आजकल तो ज्यादातर गायों को बच्चा सिर्फ दिखाया ही जाता है ताकि दूध उतर आए, दूध पीने नहीं दिया जाता। कई छोटी डेयरियों की एक चौंकाने वाली अंडर कवर जांच में ये पाया गया कि नर बछड़ों को मार दिया जाता है और उनके सिर को खल बचा बनाने के लिए पुआल से भर दिया जाता है। एक डमी बछड़े को मां के पास रखा जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे को न देख पाने की बेचैनी के कारण उसका दूध उत्पादन कम न हो। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए फूकन अर्थात जानवर के गर्भाशय में एक छड़ी डालना और उसे मरोड़ना और धूमदेव जानवर के गुप्तांगों में हवा भरना जैसी अवैध प्रथाएं किसी किसी छोटी डेयरी फार्मों पर अभी भी प्रचलित हैं। कुछ देशों में बछड़े का मांस डेयरी उद्योग का प्रत्यक्ष उत्पाद है। ऐसी जगहों पर नर बछड़ों को उनकी माताओं से उनके जन्म के दिन ही अलग कर दिया जाता है। वो दूध जिस पर उसका अधिकार है उससे उसे वंचित कर दिया जाता है। गाय के बछड़े को मोटा करने के लिए हार्मोन्स वाले टीके लगाए जाते हैं। उसे धूप से दूर जंजीरों में जकड़कर मांसाहार के लिए बनाए गए
छोटे स्टॉलों में डाल दिया जाता है। अपनी माँ से अलग किए उन बछड़ों को इतनी तंग जगहों पर रखा जाता है कि बछड़े वहां आराम से बैठना तो दूर, आगे पीछे मुड़ भी नहीं पाते। इन बछड़ों को जानबूझकर भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि उनमें दूध की कमी के कारण हल्के रंग का मांस प्राप्त कर होटलों को ज्यादा दामों में बेचा जा सके। उनके पोषण में आयरन की कमी उनके लिए कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी कर देती हैं। जन्म के समय ही मां से अलग कर दिए गए ये बछड़े अल्सर, दस्त, निमोनिया व लंगड़ेपन से जूझते हैं। ऐसी बर्बर स्थिति में 3 से 18 हफ्ते रखने के बाद इन्हें ट्रकों में भरकर कसाई खाने पहुंचाया जाता है, जहां इन नन्ही जानों को क्रूरता से मार दिया जाता है। बछड़े के मांस को व्हील कहा जाता है। एक व्यक्ति ने बताया, मैंने अपने जीवन की सबसे उदास आवाज तब सुनी थी जब मैं 5 वर्ष का था और अपने अंकल के फार्म हाउस पर था। वहां गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के दूसरे ही दिन मेरे अंकल ने बछड़े को उसकी मां से अलग कर एक व्हील पैन, बछड़े को रखने के लिए बनाया गया एक जेलनुमा ढांचा, उसमें रख दिया था। गाय बछड़े से 10 मीटर से भी कम की दूरी पर थी। वो उसे देख सकती थी, सूंघ सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी, प्यार नहीं कर सकती थी, दुलार नहीं कर सकती थी। 5 दिनों तक उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनना बेहद कष्टदायक था। मेरे जीवन की सबसे दर्दनाक और मार्मिक आवाजें आज भी मेरे दिमाग को घेरे हुए हैं। हमारे देश में भी कई राज्यों में अवैध रूप से बछड़े का मांस खाया जाता है। कारावास और दुर्व्यवहार के जीवन के बाद इन जानवरों के लिए एक और डरावनी प्रतीक्षा है, कसाई खाने की यात्रा। गायों और भैंसों जो अब दूध नहीं दे सकती, उनको वध के लिए वहां भेज दिया जाता है। चूंकि हमारे देश में गौ हत्या अवैध है, इसलिए कई राज्यों में इन जानवरों को छुपाकर ट्रकों में ले जाया जाता है या बिना भोजन पानी या आराम के दूसरे राज्यों में कई दिनों तक चलने के लिए मजबूर किया जाता है। पेटा अर्थात पशु अधिकार संगठन की अध्यक्ष इंग्रिड न्यूकर्क ने केरल की ओर जा रहे मवेशियों के एक कारवान का पीछा किया था। वो कहती हैं, ये एक भयानक यात्रा थी। पशुओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके कूल्हे की हड्डियों पर मारा जा रहा था। गायों को आराम करने या पानी पीने की अनुमति नहीं थी। जब कई गायें थक कर घुटनों के बल बैठ जाती, तब उन्हें पीटा जा रहा था और उनकी पूंछ को मरोड़कर उन्हें उठने पर मजबूर किया जा रहा था। अगर ये काम नहीं करता तो गायों की आंखों में मिर्च पाउडर और तंबाकू रगड़कर चलने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इन जानवरों का प्राकृतिक जीवन काल 25 वर्ष है, लेकिन इंसान उन्हें शायद ही कभी 10 वर्ष से अधिक जीने की अनुमति देता है। प्राचीन काल में गाय का दूध पीना लाभदायक था, क्योंकि तब गाय का पालन पोषण परिवार के ही सदस्य की तरह किया जाता था। तब बछड़ों को अपनी माँ से अलग नहीं किया जाता था और न ही उन्हें अपनी माँ का दूध पीने से रोका जाता था। उस समय गायों को बंद और तंग वातावरण में नहीं रखा जाता था। तब वे खुले में घूमती थी और हरी हरी घास चरती थी। लेकिन अब कहानी अलग है। अब गाय व बछड़ों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं और जिन अस्वीकार परिस्थितियों में उन्हें रखा जाता है, वे अत्यंत भयानक हैं, दर्दनाक हैं। आजकल कुछ लोग पशुओं पर होने वाले अत्याचार की वजह से गाय का दूध नहीं पी रहे हैं। वे सोयाबीन का, चावल का, बादाम का, नारियल का दूध पीना पसंद कर रहे हैं। प्रोटीन युक्त सोया मिल्क को गाय भैंस के दूध का बहुत अच्छा विकल्प माना जा रहा है। मार्केट में मिलने वाले सोया दूध में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लाविन और विटामिन B12 मिलाया जाता है, लेकिन फिर भी ये डेयरी दूध के, जिसमें 13 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उसके समान पोषण या न्यूट्रिशन नहीं दे पाता है और ये महंगा भी आता है। वैसे तो सोया मिल्क घर में भी बहुत आसानी से बन जाता है। इस वीडियो में दी जानकारी को सुनकर हो सकता है कि आपको लगे कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, पर फिर शरीर को कैल्शियम और दूसरे पोषक तत्व कैसे मिलें? अब क्या करें? तो हम ये कर सकते हैं
कि हमारे घरों में जितना दूध आता है उसमें थोड़ी कमी कर दें। जैसे कि दिन भर में हम अगर 3-4 कप चाय पीते हैं तो 1 कप चाय दूध की पिएं और बाकी समय काली चाय पिएं। हम भोजन के बाद पान खाएं। वैसे भी हर दिन 1 पान के पत्ते का सेवन सेहत के लिए, पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पान की तासीर गर्म होती है, लेकिन अगर आप इसमें गुलकंद, इलायची, नारियल, सौंफ मिलाकर खाते हैं तो ये ठंडक पहुंचाता है। पान में डला चूना हमें कैल्शियम देता है। इसके अलावा ये कर सकते हैं कि हम खोए की, मावे की, दूध की बनी मिठाई की जगह बेसन की, नारियल की, सूजी की, बूंदी की मिठाई खाया करें। खास तौर से त्योहारों के समय जब खोए की, दूध की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर संभव हो तो हम ऐसी जगह से दूध लें जहां पशुओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं होता है। हमें इस प्रकार के डेयरी फार्म्स को प्रोत्साहित करना चाहिए। गाय के दूध में मिलने वाले कई पौष्टिक तत्व हमें इन चीज़ों में भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि चिया के बीज जिसे सब्जा कहते हैं, बादाम, अंजीर, सोया पनीर, सफ़ेद बीन्स या सफ़ेद राजमा, सूरजमुखी के बीज, हरी सब्जी जैसे पालक, ब्रोकली, मूंग दाल, शकरकंद, तिल आदि। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ऐसी चीज़ें प्रकाश में लाना है जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं, ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर पशुपालक इस तरह का अत्याचार कर रहा है, पर ऐसा हो रहा है। सारे भाई बहनों से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि अगर उनकी जानकारी में ऐसी चीजें आती हैं तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। हम ध्यान रखें कि हम प्लास्टिक और ऐसा कचरा सड़क पर न फेंकें जिससे इन पशुओं के स्वास्थ्य पर असर पड़े। वैसे भी कचरा कचरेदान में ही फेंकना चाहिए। अपने देश को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी ही तो है। मूक पशुओं के साथ हम प्रेम का व्यवहार करें, उनका शोषण न करें और न ही उनका शोषण होने दें। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमें पोषण देने वाली और हमारा पालन करने वाली गाय का शोषण कर हम कैसे कर्म एकत्रित कर रहे हैं। आइए हम इन मूक पशुओं की आवाज बने। एक बार फिर दोहराती हूँ कि ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं और इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को दोष देना नहीं है, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। बस जानकारी देना था, क्योंकि मुझे खुद इस बारे में अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है, तो मुझे लगा कि ये जानकारी सबके पास पहुंचना चाहिए। आप सभी से ये भी निवेदन है कि अगर आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे भी उनका फायदा उठा सकें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।